हेलो एवरीवन बच्चों, मैं डॉक्टर दुर्गावती सिंह। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इन टॉपिक ऑफ फैमिली। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया मैरिज का टाइप्स और किसी भी कास्ट में धर्म में मैरिज कितने प्रकार की होती है। अब आज पढ़ेंगे हम लोग फैमिली। फैमिली हमको जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक होती है। हमारे दुख सुख हमको परिवार या घर ही है तो आपको सर्दी गर्मी वर्षा सबसे सुरक्षा प्रदान करता है। आपके जब कोई साथ नहीं देता है दुख के समय तो परिवार के मेंबर आपके साथ रहते हैं। और परिवार हर धर्म में होता है, हर समाज में होता है। ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। आप देखेंगे तो विश्व के किसी भी देश में ऐसा नहीं है जहाँ परिवार और विवाह ना पाया जाता हो। इसके टाइप्स अलग अलग हैं, ये अलग बात है, लेकिन परिवार हर जगह पाया जाता है। खासकर हमारे इंडिया में जो ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार, इसको संयुक्त परिवार को भारतीय संस्कृति की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। इसमें जो हेड होता है मुखिया, उसके अंडर में रह के पूरी फैमिली काम करती है। और एक व्यक्ति कमाता था, पहले सारे लोग खाते थे। और ज्वाइंट रूप से सबकी प्रॉपर्टी रहती थी। एक छत के नीचे सब लोग रहते थे, खाते पीते, और एक रसोई में पका भोजन करते थे। और वो तो ज्वाइंट फैमिली की बात हो गई, न्यूक्लियर फैमिली। अब आगे आप लोग परिवार के टाइप्स भी पढ़ेंगे, मीन्स पढ़ेंगे, डेफिनीशन पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके मीन्स देखते हैं। जैसे मालिनोवस्की हैं तो कहते हैं कि परिवार ही ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। और एक विवाह पे ज़्यादा फोकस किया मालिनोवस्की ने। इन्होंने कहा है कि एक विवाह ही इस विवाह का सच्चा स्वरूप था है और रहेगा। इसके अलावा मर्डाक ने 250 आदिम समाजों का अध्ययन किया और पाया कि कोई भी समाज ऐसा नहीं था जिसमें परिवार रूपी संस्था की अनुपस्थिति हो। परिवार की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे लोग इसका शाब्दिक अर्थ आप देखेंगे तो देखेंगे कि फैमिली शब्द लैटिन शब्द फेमुलस से इसकी उत्पत्ति हुई है। यह एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता बच्चे नौकर दास ये सब शामिल हों। साधारण अर्थ में अगर देखें तो दो विवाहित जोड़ा पति और पत्नी को परिवार की संज्ञा दी जाती है, किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह परिवार शब्द का सही उपयोग नहीं है। परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना भी आवश्यक है। इनमें से किसी भी एक के अभाव में हम उसे परिवार नहीं कह सकते हैं। गृहस्थ कहेंगे, यह संभव है कि परिवार एक गृहस्थ के सदस्य एक ही हों। प्रत्येक परिवार एक गृहस्थ है, किंतु सभी गृहस्थ परिवार नहीं है। परिवार की परिभाषाओं में आगे देखेंगे बहुत सारे लोग डेफिनीशन दिए हैं। जो सबसे पहले मैकार और पेज की देखते हैं, जो काफ़ी पॉपुलर राइटर हैं। इनकी बुक का नाम है सोसाइटी। इन्होंने उसमें लिखा है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन और लालन पालन की व्यवस्था करता है। देखिए, अगर परिवार नहीं रहता तो बच्चे कहाँ जाते, कौन पालता पोसता उनको। अगर कोई एक बच्चा नाजायज हो जाता है तो किस तरह उसकी दुर्गति होती है, उसको पूरी लाइफ कितना कष्ट झेलना पड़ता है। और कहीं उसको नाम नहीं मिलता है पिता का तो कहीं माँ का नहीं, और उतना अच्छे से पालन पोषण उसका नहीं हो पाता है। ये सारी व्यवस्था कौन करता है? परिवार करता है। परिवार में माँ बच्चे को जन्म देती है, इतना कष्ट सह के, फिर उसको पालती है पोसती है। पिता कमा के कहाँ कहाँ से दर दर भटक के उसके लिए लाता है, उसको शिक्षा दीक्षा सारी उसका कंप्लीट करता है। उसका पठन पाठन, उसका बोलना चलना सब कुछ फैमिली के मेंबरों द्वारा उसको सिखाया जाता है। तो परिवार से कोई एक दो नहीं, हमारे व्यक्तित्व के संपूर्ण पहलुओं का विकास होता है। हम जितनी स्टेप से गुजरते हैं अवस्थाओं से, वो सब परिवार में ही पॉसिबल है। आइए दूसरे राइटर का नाम डेफिनीशन देखते हैं। डॉक्टर एस.सी. दुबे, डॉक्टर श्यामा चरण दुबे, जो हमारे इंडियन सोशल थिंकर हैं, इन्होंने डेफिनेशन दी है और कहा है कि परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों की सदस्यता प्राप्त होती है। उनमें से कम दो विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है। उनके संसर्ग से उत्पन्न संतान मिलकर परिवार का निर्माण करती है। दोनों लोगों के संसर्ग से जो बच्चा उत्पन्न होता है उसी से परिवार का निर्माण होता है। और अगर उस तरह उत्पन्न हो जाए कहीं भी लिव इन रिलेशनशिप में रह के, तो देखिए उस बच्चे को कहीं नाम नहीं मिलता है। वो जोड़ा आपस में ही एक दूसरे को नहीं देता है, बाकी तीसरे की जरूरत ही नहीं होती है। तो आप लोग इतिहास में बहुत सारा उदाहरण देखे होंगे ऐसे हैं जिनमें पिता का नाम नहीं है तो उस बच्चे को कितनी फजियत और तकलीफ समाज में झेलना पड़ता है। इसलिए आगे राइटर हैं मर्डाक महोदय, जिन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया और बताया कि परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके लक्षण सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जनन हों। उनमें से दो लिंगों में बालिग शामिल है, जिनमें कम से कम दो व्यक्तियों में स्वीकृत संबंध होता है। जिन बालिग व्यक्तियों में यौन संबंध होता है उनके अपने गोद लिए हुए एक या अधिक बच्चे होते। इतना लंबा परिभाषा हमारा डाक ने दिया। 250 समाजों का अध्ययन किया, उसके बाद उन्होंने यही सब कहा। लूसी मेयर, इन्होंने परिवार को एक गाहस्थ समूह कहा है। गाहस्थ समूह जहाँ बात आएगी वहाँ आप जान लीजिएगा कि ये लूसी मेयर राइटर हैं। इन्होंने परिवार की परिभाषा दी है, जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। उनके मूल रूप में दंपति और उनकी संतान साथ रहती है।
इसके अलावा ये सब परिभाषा के कंक्लूजन में आप देखेंगे तो यही कहा जा सकता है कि परिवार क्या है? एक समूह, एक संघ, एक संस्था के रूप में समाज में विद्यमान है, एक इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा प्रत्येक समाज में परिवार के दो पक्ष स्पष्ट होते हैं, एक संरचनात्मक और दूसरा प्रकारात्मक। अपने मूल रूप में परिवार की संरचना पति पत्नी और बच्चों से मिलकर बनी होती है। इस दृष्टि से प्रत्येक परिवार में कम से कम 3 प्रकार के संबंध विद्यमान होता है। पहला पति पत्नी का संबंध, दूसरा माता पिता और बच्चों के संबंध, तीसरा भाई बहनों के संबंध। यही प्राथमिक संबंध सब आएगा ना, इसलिए इन सबको इसमें शामिल किया जाता है। प्रकारात्मक दृष्टि से परिवार का निर्माण कुछ मूल उद्देश्यों की पूर्ति की होती है। परिवार में यौन संबंधों का नियमन, संतान उत्पत्ति करना, उनका लालन पालन करना, शिक्षण और सामाजिकरण करना, उन्हें आर्थिक सामाजिक मानसिक संरक्षण प्रदान करना, ये सब कुछ परिवार में ही होता है। मैंने कहा ना आपको, सब रहने के लिए सर पे छत मिलती है। इसमें पूजा पाठ देवी देवताओं का भी पंच ऋण जो हमारे होते हैं लाइफ से जुड़े, उनकी पूर्ति हम पंच यज्ञों के माध्यम से गृहस्थ आश्रम में ही करते हैं। हमारे जीवन से रिलेटेड कुल 4 आश्रम माने गए हैं वैदिक धर्मों में। वेद पुराण में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में भी लिखा है। 4 आश्रम, 4 वर्ण और चार उनके हिसाब से रंग कार्य सबके निर्धारित किए गए थे। जो जिस वर्ण का है उसके हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण थे। ब्राह्मण का काम पढ़ना पढ़ाना था, क्षत्रिय का बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना था, और वैश्य का जंघा से और पैर से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई थी। जिसका शरीर पूरे पैर पूरे शरीर का भार वहन करता है, वैसे ही शूद्र ऊपर के 3 वर्णों की सेवा का कार्य करता था। तो ये तो इनका संस्तरण हो गया, हायरार्की हो गई, विभाजन हो गया। अब इसको कंक्लूजन के रूप में देखा जाएगा तो यही कहा जाएगा कि परिवार को जैविकी संबंधों पर आधारित एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं। उनका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, संतुष्टि और प्रजनन, सामाजिकरण, शिक्षण आदि की सुविधाएं जुटाना है। तो इसके अलावा परिवार की कुछ विशेषताएं हैं। मैकआर्थर पेज ने कुल सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया है जो सभी समाजों में पाए जाते हैं। मैंने कहा ना, ये यूनिवर्सल होता है। लोग कहते हैं विकसित देशों में नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता? बिना पाए गए, बिना विवाह, बिना परिवार के बच्चे कैसे जन्म लेंगे? कैसे उनको पिता का नाम मिलेगा? ये तो हर समाज में होता है, हर जगह पाया जाता है। किसी भी देश में जाइए, किसी भी काल में जाइए, आप किसी युग को उठा के देखिए, अपने इंडिया का ही कितना हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडियल हिस्ट्री या प्रेजेंट का, आधुनिक अत्याधुनिक भारत में भी आपको ये सारी हर टाइम में परिवार देखने के लिए मिलेगा। परिवार एक ऐसी संस्था है जब हमको रहने, खाने, हमारा सामाजिकरण, हमारा आर्थिक, हमारा पितृत्व और मातृत्व सारा कुछ इसमें कंप्लीट होता है। पिछली पीढ़ी के लोगों का इसमें भरण पोषण होता है। जो बीमार है, परित्यक्ता है, रोगी है, दुखी है, वृद्ध है, सबका इसमें गुजारा होता है। एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के समान है। संयुक्त परिवार का आगे आप पढ़ेंगे तो वही सब उसमें है कि एक रसोई में पका भोजन सब लोग करते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, एक ही सबका संयुक्त संपत्ति होती है जिसके सब लोग सम्मिलित स्वामी होते हैं। सब जाके उसमें साथ मिलकर काम करते हैं, हाथ बटाते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और परिवार का सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति जो होता है उसी को परिवार का मुखिया बनाया जाता है। उसके निर्देशन में रह के पूरी फैमिली अपने अपने कार्य को अंजाम देती है। आइए कुछ परिवार की विशेषताएं देखते हैं। मैकआर्थर पेज ने बताया है। पहला विवाह संबंध है। पति और पत्नी का विवाह संबंध जो कंप्लीट होता है। विवाह का एक स्वरूप, अब स्वरूप हमारे इंडिया में देखिए, उत्तर भारत में अलग है, दक्षिण भारत में अलग है, ममेरे चचेरे फुफेरे उसमें होता रहता है। मुस्लिम समाज में अलग होता है। तो भले अलग हो लेकिन विवाह तो परिवार विवाह के द्वारा ही स्थापित होता है। वंश नाम की अवधारणा, बच्चे के जन्म लेने के बाद वंश का नाम मिलता है, उसको पिता का नाम मिलता है, फैमिली का नाम मिलता है। आर्थिक व्यवस्था, ये भी आपके फैमिली के जैसी व्यवस्था है उसके हिसाब से। और फिर सामान्य निवास, परिवार की विशिष्ट विशेषताएं क्या है, लक्षण। सार्वभौमिकता, भी मैंने कहा ना, ये यूनिवर्सल है। विश्व के हर समाज, हर देश में आपको परिवार देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा भावनात्मक आधार, इमोशनल बेसिस, रचनात्मक प्रभाव, फार्मूलेटिव इंक्लूसिव, फिर सीमित आकार, लिमिटेड साइज इसकी होती है। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, सदस्यों का उत्तरदायित्व, सामाजिक नियंत्रण, परिवार की अस्थायी व अस्थायी प्रकृति। विवाह और परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए कई सारे सिद्धांत हैं। शास्त्रीय सिद्धांत है, यौन साम्यवाद का सिद्धांत है, इसके अलावा एक विवाह का सिद्धांत है, मातृसत्तात्मक सिद्धांत है, उद्विकासीय सिद्धांत है। इन सब सिद्धांतों के आधार पे क्या क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें दिया है कि परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत क्या है, शास्त्रीय सिद्धांत। जो शास्त्रीय सिद्धांत क्लासिकल थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में प्लेटो और अरस्तू। प्लेटो ने अपनी लेवाथन और अरस्तू ने द पॉलिटिक्स, जिनको राजनीति शास्त्र का और बायोलॉजी दोनों का जनक माना जाता है। ये लोगों प्राचीन ग्रीक, रोमन, यहूदी परिवारों का उदाहरण देकर स्पष्ट करने का प्रयास किए कि परिवार का आदिम स्वरूप पितृसत्तात्मक था। ऐसे परिवारों में पुरुषों की प्रधानता थी। 1861 में सर हेनरी मैन ने विश्व के प्रसिद्ध समाजों के अध्ययन के आधार पर इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और कहा कि परिवार का प्रारंभिक रूप न केवल पितृसत्तात्मक था बल्कि पितृवंशीय, पितृस्थानीय भी था। भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।
हेनरी मैन का कथन है कि मातृसत्तात्मक परिवार का जन्म बाद में हुआ, वह आर्थिक दशाओं और स्थितियों की स्थिति में परिवर्तन के आधार पर हुआ। परिवार भी पितृसत्तात्मक थे, मातृसत्तात्मक परिवर्तन बाद में धीरे धीरे होता रहा। जो आज की डेट में आप देखेंगे सभ्य समाज में मोस्टली अपने इंडिया के अधिकांशतः भागों में आपको पितृसत्तात्मक समाज ही देखने को मिलता है, पिता का शासन चलता है। मनुस्मृति में भी मनु ने यहाँ तक लिख दिया है कि बचपन में कोई भी स्त्री होती है, लड़की होती है तो अपने पिता के अधीन, युवावस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहती है। अधीन रहते ही उसकी ज़िंदगी गुजर जानी चाहिए, क्योंकि उसको अंडर में ही रहना चाहिए मनुस्मृति में। और आप देखते हैं रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिख ही दिया है कि ढोल गवार सुध पसनाई सकल ताड़ना के अधिकारी। इसके अलावा आप देखेंगे यौन साम्यवाद का सिद्धांत दूसरा है परिवार की उत्पत्ति का। इसमें लिखा है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादकों ने मार्गन, फ्रेजर, ब्रिफाल्ट, ये लोग आते हैं, ब्रिफाल्ट महोदय। इन लोगों की मान्यता है कि समाज में प्रारंभिक स्तर में विवाह और परिवार जैसी संस्था नहीं थी। सही बात है, लोग जंगल में एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे, आदिवासी के रूप में, कबीले के रूप में, ग्रुप में। कहीं कुछ मिल गया तो खा लिए, पी लिए, कहीं जगह मिल गई तो रह लिए। यही उनकी लाइफ थी, जीवनचर्या थी। इसके अलावा इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में कौन कौन, अभी मैंने बताया, मार्गन, फ्रेजर, ब्रिफाल्ट, ये लोग थे। ये लोग मानते थे कि प्रारंभिक अवस्था में परिवार नाम की कोई संस्था नहीं थी। कार्ल मार्क्स ने भी देखिए 5 युग बताए हैं, जो ऐतिहासिक भौतिक, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद के आधार पर। उसमें सबसे पहला आदिम या साम्यवादी युग था, दूसरा दास युग था, और तीसरा सामंतवादी युग था, और चौथा के बाद पांचवा समाजवाद का उन्होंने सपना देखा था कि पूरा समाज बराबर हो, सबके पास धन संपत्ति, पैसा रुपया सब कुछ भरा है, जो पॉसिबल कभी नहीं है। इसका क्रिटिसाइज किया गया। और उसके बाद मार्क्सवाद के बाद नव मार्क्सवाद आया। नई नई बहुत सारी थ्योरियाँ आई, आधुनिक थिंकर आए, जिसमें नव मानववादी आपका अप्रोच आया, मानववादी पर्सपेक्टिव आया। उस मानववादी में आपको नए नए थिंकर आए, उसमें फेनोमेनोलॉजी आई, एथनोमेडोलॉजी आई। इन सब के द्वारा मानव के दिमाग की जो चीज़ें हैं, जो अपने आँखों के प्रत्यक्ष रूप से देखता है, खुद अनुभव करता है, उसके बेस पे जो लिखता है, जो थ्योरी देता है, उसको उसमें प्रस्तुत किया गया। न कि सिर्फ थ्योरेटिकल लेवल पे, उसको प्रैक्टिकल अनुभव करके, अपनी आँख से देख के, जो हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं, वो सब उसमें शामिल किया गया। तो उधर की बात हो गई। फिलहाल हमको परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ना है, विवाह की उत्पत्ति की। उसमें शास्त्रीय सिद्धांत हो गया, उसके प्रतिपादक प्लेटो, अरस्तु, हेनरी मैन वगैरह थे। लेकिन यौन साम्यवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? मार्गन, फ्रेजर, ब्रिफाल्ट और ये सब विद्वान थे। इन लोगों की मानता है कि समाज में प्रारंभिक स्तर में विवाह परिवार जैसी संस्थाएं नहीं थी। यहाँ भी वैसी स्थिति जैसे हम पशुओं में देखते हैं। कोई भी पशु अपनी जात के किसी पशु से यौन व्यवहार स्थापित कर सकता है। उसी प्रकार की अवस्था मनुष्यों में भी थी। कोई भी पुरुष किसी भी इससे यौन संबंध स्थापित कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती गई, संस्थाओं का विकास होता गया, लोग बुद्धिमान होते गए, चीज़ों का आविष्कार होता गया, पहिए का, आग का। पहले लोग कच्चा मांस खा जाते थे, वैसे डायरेक्ट पशुओं को मारकर उनकी छाल को निकाल के पहन लेते थे और उनके कच्चे मांस को खा जाते थे। उनको आग जलाने का आविष्कार, कला धीरे धीरे विकसित हुई, पहिए का आविष्कार हुआ, फावड़े का हुआ, तो कृषि करना मानव ने सीखा। चीज़ें विकसित होती गई, लोग समझदार होते गए, और धीरे धीरे लोगों के अंदर ये भावना पैदा होती गई कि ये पत्नी है, ये महिला है, तो ये मेरे अंडर में रहेगी। महिला को भी अपने संपत्ति लोग समझना शुरू कर दिए। राजा जिस राज्य पे आक्रमण करते थे, अगर उस राज्य का राजा हार जाता था तो उसका पूरा राज्य सिंहासन के साथ साथ जितनी उनकी रानियाँ रहती थीं वो भी उनकी हो जाती थीं। उस काल में यही प्रथा चलती थी। और धीरे धीरे बहुपत्नी से एक पत्नी वाला व्यवस्था हो गया। समाज जैसे जैसे विकसित होता गया, चीज़ें आधुनिक होती गई। तो यौन साम्यवाद का सिद्धांत के अनुसार ये था। इसमें कौन कौन थे देखिए, नाम आप लोग याद रखिए। अक्सर करके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में यही पूछते हैं, जैसे पूछ दिया कि शास्त्रीय सिद्धांत कौन कौन प्रवर्तक थे, तो प्लेटो, अरस्तु, हेनरी मैन। और यौन साम्यवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक तो मार्गन, फ्रेजर और ब्रिफाल्ट महोदय थे। इसके अलावा एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया था? मानव विवाह का इतिहास, वेस्टरमार्क ने अपना एक विवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वेस्टरमार्क की बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। उसी में उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है और कहा है कि यौन साम्यवाद के सिद्धांत की आलोचना करते हैं और इस मत को स्वीकार करते हैं कि कभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं रही होगी जब स्त्री पुरुषों में यौन संबंध स्थापित करने की निर्बाध स्वतंत्रता थी। डार्विन का कहना है कि परिवार का जन्म पुरुष के अधिपत्य और ईर्ष्या की भावना के कारण हुआ। डार्विन के इस मत का वेस्टरमार्क ने समर्थन किया और कहा कि पुरुष स्वभाव से ही ईर्ष्यालु है। वह स्त्री संपत्ति की भांति अपना एकाधिकार चाहता है। इसी सोच के कारण इस एकाधिकार को बनाए रखने में सफल हुआ, और इस एकाधिकार को जब सामाजिक स्वीकृति मिल गई तब उसे एक विवाह की प्रथा के रूप में उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जो आज तक चल रही है। एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप था, है और रहेगा। इसको मालिनोवस्की ने अपनी बुक में लिखा है। इसके अलावा मालिनोवस्की ने अपनी बुक सेक्स एंड रिप्रेजेंटेशन इन सिविल सोसाइटी में लिखा है
कि मनुष्य पशु अवस्था से ही परिवार अपने साथ लाया है। वह परिवार एक विवाही परिवार है और अन्य विवाह प्रथाएं जैसे बहु विवाह आदि विरोध के रूप में यदा कदा रही हैं। मालिनोव्स्की कहता है कि एक विवाही विवाह का सच्चा स्वरूप था, है और रहेगा। मैंने इससे पहले इसको बताया। और इसके अलावा वेस्टरमार्क ने परिवार को एक विवाह का स्वरूप माना है। और इसके बाद मातृसत्तात्मक सिद्धांत। मातृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ब्रिफाल्ट महोदय। इन्होंने अपनी बुक द मदर्स लिखी है। ब्रिफाल्ट वेस्टरमार्क के सिद्धांत को उपयुक्त नहीं मानते थे, अतः उन्होंने इसकी क्रिटिसाइज किया और स्वीकार किया कि आदिवासी पुरुषों में ईर्ष्या की भावना और एकाधिकार की प्रवृत्ति ने ही एक विवाह की प्रथा को जन्म दिया। कई आदिवासियों में से कुछ समूह विवाह का प्रचलन था, उनमें ईर्ष्या की प्रवृत्ति होती थी और वह संभव नहीं हो पाता था कि समूह की स्त्रियों का सभी पुरुष उपयोग कर सकें। तो ब्रिफाल्ट ने मातृसत्तात्मक और मातृवंशी परिवारों का उदाहरण दिया और बताया कि जिस परिवार में माता का सत्ता, माता का शासन, माता का वंश चलता रहे, जैसे लड़की माँ है, उसकी बेटी है, वो उसका शासन चले, लड़का घर जमाई बन के अपने ससुराल में रहे, तो यही मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी, जो आज के डेट में आपको जनजातियों में मिलती है, कुछ जनजातियों में, खस वगैरह में। ब्रिफाल्ट का मत है कि मानव परिवार तो क्या पशु परिवार का भी आदि स्वरूप मातृसत्तात्मक था। आज भी मातृसत्तात्मक परिवार में स्त्रियों का स्थान महत्वपूर्ण, कहीं कहीं पुरुषों से भी ऊंचा है। और कृषि के विकास ने आर्थिक क्षमता पुरुषों को सौंप दी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिसत्तात्मक परिवारों का धीरे धीरे इंडिया में, पूरे इंडिया में विकास हो चुका है। सभ्य समाज में मोस्टली प्रतिसत्तात्मक पाया जाता है। हमारे आपके सबके घर में तो प्रतिसत्तात्मक ही है, तो वही आदिवासियों में कहीं कहीं छिटपुट रह गया है। इसके अलावा बैकोफन महोदय हैं, वो बैकोफन तथा टायलर भी ब्रिफाल्ट के सिद्धांत के समर्थक हैं। बैकोफन का मत है कि शिकारी अवस्था में पुरुष शिकार की खोज में जब दूर तक चला जाता है तो उस समय बच्चे के भरण पोषण एवं रक्षा का भार माता पर ही था। यही कारण है कि माँ का स्थान महत्वपूर्ण था। टायलर का मत है कि पहले परिवार मातृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक मिश्रण हुआ और बाद में पितृसत्तात्मक परिवार अस्तित्व में आया। इसके अलावा उद्विकासीय सिद्धांत के प्रतिपादकों में बैकोफन प्रमुख हैं। बैकोफन ने मार्गन के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है। मैकलेनन, लुओक और टायलर इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक है। बैकोफन ने परिवार के विकासीय क्रम को इस प्रकार प्रस्तुत किया और कहा है कि प्रारंभिक अवस्था में मानव का पारिवारिक जीवन अनिश्चित और शिथिल था। इस समय कामाचार की स्थिति थी, पति पत्नी के संबंध दृढ़ नहीं थे, माता और पुत्र के संबंधों में स्थिरता और अनिश्चितता थी, वे अपने पिता से अनभिज्ञ थे, अतः समूह के सभी पुरुषों के संरक्षण की अपेक्षा की जाती थी। यह परिवार का आदिमकालीन स्वरूप था। पहले भाई ग्रुप में सब लोग रहते थे, ऐसा था नहीं कि एक एक कमरा सबके मिला हुआ है, एक कमरे में सबको टीवी मिली हुई, कोई ड्राइंग रूम है, कोई डाइनिंग रूम है, कोई बाथरूम है, लैट्रिन, ऐसा तो था नहीं। एक ही जगह सब लोग ग्रुप में रहते थे, कबीले के रूप में, और पशुपक्षियों से रक्षा भी होती थी। ग्रुप में रहने के बाद एक दूसरे की सुरक्षा भी रहती थी। ये सारे फायदे थे। समय के साथ साथ कुछ निश्चित परिवर्तन हुए, परिवार का स्वरूप बदला और इस समय मानव भरण पोषण के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर हो गया। उसका जीवन कठोर श्रममय और संघर्षपूर्ण था। ऐसी स्थिति में पुरुषों की तुलना में स्त्रियां और भी अधिक कमजोर थीं, अतः बालिका वध की प्रथा प्रचलित हो गई। समाज में इससे स्त्रियों की कमी और पुरुषों की अधिकता हुई, जिसे बहुपत प्रथा को जन्म दिया। और जीविकोपार्जन के साधनों की कमी के कारण स्त्री अपने भरण पोषण के लिए कई बार पुरुषों के ऊपर आश्रित होने लगी, आधारित रहने लगी, जिसे बहुविवाही प्रथा का बल मिला। जब मनुष्य ने कृषि अवस्था में पदार्पण किया और जीवन यापन के साधनों की वृद्धि हुई तो बालिका वध भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा और महिलाएं भी धीरे धीरे पुरुषों को कंधा से कंधा मिला के कृषि क्षेत्र में दिन भर काम करती थीं। फिर आके घर में खाना बनाना, बच्चे पैदा करना, पालना पोसना, सब कुछ धीरे धीरे महिलाओं ने संभालना शुरू कर दिया। एकाधिकार अब पुरुष और पत्नी दोनों मिल के परिवार को चलाते थे। तो सभ्यता के उदय और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ परिवार से संबंधित विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और स्त्रियों ने पुरुषों के समान अधिकारों की मांग की। सामाजिक न्याय और नैतिक विचारों ने एक विवाही परिवारों की पुष्टि की। उसी के परिणाम स्वरूप एक विवाही परिवार अस्तित्व में आया, जो सर्वाधिक रूप में आज पूरे इंडिया में प्रचलित है, लगभग विश्व के सभी देशों में पाया जाता है। तो उद्विकासी सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए विश्व के अनेक आदिम समाजों का अध्ययन किया गया। उनमें मातृवंशी परिवारों की अधिकता के कारण एक धारणा यह बनी कि प्रारंभ में मातृवंशी परिवार रहे होंगे। स्पेंसर ने भी प्राणीशास्त्रीय उद्विकास का सिद्धांत मानव समाज के उद्विकास पर लागू किया। टायलर भी उद्विकासीय क्रम में मातृसत्तात्मक परिवारों को आदिमतम परिवार के रूप में स्वीकार करें। लुईस मॉर्गन ही एक आधुनिक लेखक है जिन्होंने मानव परिवार के विकास को योजनाबद्ध रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यह योजना पूर्णतया वर्गात्मक संबंध स्थापित करती थी, जिसकी खोज मॉर्गन ने स्वयं की थी। परिवार के विकास को आपने निम्नलिखित 5 स्तरों में बांटा था। मॉर्गन ने परिवार के विकास को कुल 5 स्तरों में बांटे हैं। पांचों के नाम निम्नलिखित हैं, आगे आप लोग देख लीजिए। मॉर्गन महोदय ने सबसे पहला समरक्त परिवार माना है। समरक्त परिवार का मतलब जिसमें यौन संबंध स्थापित करने वाले कोई नियम या प्रतिबंध नहीं थे। यहाँ तक भाई बहनों में भी ये संबंध स्थापित हो जाते। इसकी पुष्टि के लिए मॉर्गन ने पॉलिनेशियाई समाज में पाई जाने वाली संबंध व्यवस्था का उल्लेख किया। आपका मत था पॉलिनेशियाई समाज अति प्राचीन है। इस समाज में निश्चित अर्थ वाले शब्द कम और प्रत्येक अर्थ के कई संबंधों का बोध होता है। तो मतलब समरक्त वाले का मतलब कि कभी किसी से भी संबंध स्थापित करके बच्चे पैदा कर लेते थे। सबका रक्त एक ही समान था।
अब जैसे रक्त संबंध पाया जाता है आज के डेट में, ब्लड रिलेशन लोग कहते हैं ना कि एक फैमिली में हम की भावना, परिवार, अपनापन, प्रेम संबंध, ये सब बिल्कुल प्रत्यक्ष संबंध, ये सब किसमें स्थापित होता है? परिवार में। जो कि पहले ग्रुप रूप में सब लोग साथ रहते थे, किसी से भी किसी का संबंध हो जाए, उससे बच्चा उत्पन्न हो जाए, पता भी नहीं चलता था कि किसका किसका कौन सा बच्चा है। तो समरक्त परिवार पहला उनका था, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे था समूह परिवार। पुनालवन परिवार में मार्गन का तात्पर्य ऐसे परिवार जिसमें सामूहिक विवाह का प्रचलन था। एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से विवाह हो जाता था। एक समूह का लड़का है, एक समूह में लड़के हैं, तो कोई भी किसी का पति पत्नी रहता था और इसमें कुछ निर्धारण ही नहीं हो पाता था कौन किसका बच्चा है। फिर तीसरा नंबर पे सिंडेस्मियन परिवार। इस परिवार व्यवस्था में एक व्यक्ति का एक विवाह एक स्त्री से होता था, परंतु एक वह परिवार में विवाहित सभी स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकता था। पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाहित परिवार। सिंडेस्मियन में दो प्रकार के पाए जाते हैं। मार्गन की संपूर्ण संरचना को पानी की लकीर कहा गया है। अब देखिए इन सबसे पहला क्या दिया था, पांचों का नाम अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला समरक्त परिवार, दूसरा पुनालवन या समूह परिवार, तीसरा सिंडेस्मियन परिवार, नंबर 4 पे है पितृसत्तात्मक परिवार और सबसे अंत है एक विवाहित परिवार। धीरे धीरे सभ्यता समाज विकसित होता गया, लोगों की बुद्धि दिमाग और सब कुछ, हमारे रहन सहन खान पान सब कुछ विकसित और धीरे धीरे नया रूप लेता गया, सुधरता गया। उसका रूप क्या हुआ कि लोगों ने एक विवाह करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस महंगाई में लोगों का एक बच्चा पालना पोसना, उसका इतना कास्टली शिक्षा दीक्षा हो गई कि उसी को चलाना मुश्किल काम हो जा रहा है। तो उसको देखते हुए आधुनिक सभ्य विकसित समाज में एक विवाहित प्रथा का प्रचलन चला। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। इनका सबसे पहला जो परिवार का वर्गीकरण था मार्गन का, उसमें समरक्त परिवार, फिर दूसरा पुनालवन या समूह परिवार, तीसरा सिंडेस्मियन परिवार, चौथा पितृसत्तात्मक और सबसे पांचवा और लास्ट क्या था, एक विवाहित परिवार। एक विवाहित परिवार। फिर परिवार के प्रकार संख्या के आधार पर इन्होंने दो प्रकार के बताए, संयुक्त और विस्तृत परिवार। और उसके बाद विवाह के आधार पर, निवास के आधार पर पितृस्थानी, मातृस्थानी, नव स्थानी, मातृ पितृस्थानी, मामा स्थानी, द्विस्थानी। सबका समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। मामा स्थानी माने मामा घर जाके रहे, द्विस्थानी माने दोनों जगह रहता है, यहाँ कुछ दिन यहाँ भी रहे कुछ दिन वहाँ भी रहे, उसको द्विस्थानी कहेंगे। अधिकार के आधार पर पितृसत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक परिवार। उत्तराधिकार के आधार पर पितृमार्गी परिवार, मातृमार्गी परिवार। वंश नाम के आधार पर पितृवंशी, मातृवंशी, उभयवाही विवाह। द्विनामी परिवार। विवाह के आधार पर एक विवाही, बहुविवाही। बहुविवाह प्रकार में बहुपत्निक प्रकार, बहुपति प्रकार परिवार, समूह विवाही परिवार, भातृ बहुपतिक परिवार और भातृक बहुपति परिवार, अनुरूप जन्म मूलक परिवार, परिजन मूलक परिवार, समरक्त परिवार, विवाह संबंधी परिवार, ग्रामीण परिवार, नगरीय परिवार। ये सब परिवार के प्रकार हैं। कुछ संख्या के आधार पर, कुछ विवाह के आधार पर, कुछ वंश नाम के आधार पर, कुछ विकास के। अब इनके कार्य दिया हुआ है, परिवार का कार्य क्या है। तो परिवार का कार्य कुछ ऐसा नहीं है जो बचता है, हमारे लाइफ से जुड़े हमारे व्यक्तित्व के संपूर्ण पहलुओं को, हमको पेट भरने के लिए भोजन, हमको पहनने के लिए कपड़ा, हमको रहने के लिए आवास, हमको सर्दी गर्मी वर्षा सबसे रक्षा करता है। हमारी शिक्षा, हमारे व्यक्तित्व के विकास का, हमारा समाजीकरण, बचपन में हम जब से स्टार्ट करते हैं, माँ के घर में भी बच्चा है तो जैसी एक्टिविटी फैमिली के मेंबर करते हैं, जैसे लोगों को वह देखती मिलती जुलती है, वैसा ही वो बच्चे परिवार पे प्रभाव पड़ता है, जिसका असर उस पर पड़ता है। तो परिवार के कार्य आप देखेंगे, प्राणशास्त्रीय कार्य, आर्थिक कार्य, राजनीतिक कार्य, सामाजिक कार्य, सारे कार्य इसमें आ जाएंगे। मनोवैज्ञानिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, समाजीकरण का कार्य, उत्पादक कार्य, शारीरिक रक्षा, बच्चों का पालन पोषण, भोजन का स्वरूप, निवास और वस्त्र की व्यवस्था, आर्थिक कार्य, उत्तराधिकार का निर्धारण, संतानोत्पत्ति, यौन इच्छाओं की पूर्ति, हाँ, मानव अनुभवों का हस्तांतरण, मनोरंजनात्मक कार्य, पद निर्धारण, सामाजिक नियंत्रण। परिवार में आधुनिक परिवर्तन क्या क्या हो रहे हैं। तो आधुनिक परिवर्तन में आप देखेंगे परिवार के आकार का घटना धीरे धीरे। अब संयुक्त परिवार में लोग बहुत परेशानियां झेलते थे, महिलाओं को तकलीफें झेलनी पड़ती थी। अब पति जा रहा है कमाने तो अपनी पत्नी को साथ लेके चला जा रहा है बाहर, और संयुक्त परिवार टूट के क्या हो जा रहा है, बिखर के विघटित होकर एकाकी परिवार हो जा रहा है। न्यूक्लियर फैमिली जिसे कहते हैं, एकाकी मूल या नाभिक परिवार उसको कहते हैं। उसमें परिवार के आकार का घट जा रहा है, पति पत्नी के संबंधों में परिवर्तन हो रहा है, पिता के अधिकारों की कमी और सदस्यों के महत्व में बढ़ना, विवाह और इन संबंधों में परिवर्तन, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से स्त्रियों की स्वतंत्रता का बढ़ना, नातेदारी के महत्व का घटना, परिवार के अस्थायित्व का बढ़ना, परिवार में सहयोगी आधार में कमी, और इसके कुछ आकार भी हैं, दोष भी हैं। आधुनिक प्रेजेंट टाइम परिवार में मनोरंजन संबंधी कार्यों में परिवर्तन, स्नेह और प्रेम के आधार परिवार का निर्भरता का बढ़ना, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में अंतर, धार्मिक कार्यों में कमी, परिवार के आर्थिक कार्यों में परिवर्तन। दिन प्रतिदिन सब लोग डिजिटलीकरण होने से, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, यहाँ तक कार्यस्थल पे भी अगर चंद सेकंड का, आपके मिनट का वो हो रहा है, लंच हो रहा है, तो उसमें भी कर्मचारी क्या करें, जल्दी जल्दी अपना वो निपटा के लंच वगैरह तुरंत मोबाइल पे लग जा रहे हैं। जहाँ कुछ मिनट का टाइम मिला, हर व्यक्ति घर में है तो बच्चा है, बीबी है, फैमिली है, पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी, कोई लैपटॉप पे, कोई टैब पे बिजी है, कोई मोबाइल में बिजी है। सरकार भी दे रही है बच्चों को, उसको लेके सब लोग व्यस्त हैं।
कोई किसी से एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। मोस्टली लोग टाइम उस पर स्पेंड करना चाह रहे हैं। एक दूसरे से बात करने से बहुत सारी समस्याओं का हल निकलता है। तो परिवार में रहने से, जॉइंट फैमिली में या न्यूक्लियर फैमिली भी हो, अगर पति पत्नी, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, अविवाहित हैं, सभी एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे से राय बात लें तो बहुत सारी समस्याओं का हल हम अपने आप प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसीलिए संयुक्त परिवार को भारतीय संस्कृति की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। तो बच्चों, आशा है आपको परिवार का प्रकार, परिवार का, इसमें तो आपको परिवार का वंश नाम के आधार पे, सत्ता के आधार पे, आर्थिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे, सांस्कृतिक आधार पे इसके टाइप्स बताए गए हैं, परिवार का मीन्स बताया गया है, परिवार की डिफिनीसन, परिवार के दोस्त, परिवार के गुण। आप, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।